हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कोरोना का कहर चल रहा है तो आप सब अपने अपने घरों से काम कीजिए, जो भी काम करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ भी बाहर घर से बाहर जाएँ मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर हाथ में बीच बीच में लगाते रहें, ठीक है। चलिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई को भी ध्यान में रखें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज का हमारा टारगेट है 200 स्टूडेंट हम लाइव लेकर चलेंगे, ठीक है। साथ में पढ़ेंगे क्योंकि हम चैप्टर भी क्या पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं। इसलिए हमको समान रूप से सभी को लेकर के चलना, ये हमारा आज का टारगेट है। और ये टारगेट कौन पूरा करेगा, जो सामने देख रहे हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि आज का हमारा यहाँ पर कंटेंट क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा। क्या पढ़ने वाले हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके पहले आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यूट्यूब पे ये चैनल है ओम शिव शक्ति क्लासेस के नाम से, जिसमें आपको लिंक दी गई है टेलीग्राम की। तो आप टेलीग्राम पे क्लिक करोगे ये लिंक पर, तो आपको डेली यहाँ पर पीडीएफ भी मिलता है, क्विज भी मिलता है, ठीक है। जो हम क्लासेस करते हैं यहाँ पर डेली उसका पीडीएफ भी हम डालते हैं, ठीक। तो आप इनके क्विज से प्राप्त कर सकते हो, वीडियो भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की आप नोटिफिकेशन आप पाते रहें, ठीक। चलिए, एक छोटा सा संदेश है आप सब प्यारे विद्वान साथियों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है संदेश। उठिए, जागिए और अपने शिक्षक बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के रास्ते में तब तक निरंतर चलते रहिए जब तक आप शिक्षक ना बन जाएं, ठीक है। अगर आपने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कीजिए अपना, और नोट्स भी बनाते रहिए क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी लेकर के आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके मायने बहुत रखता है, आपके एमसीक्यू हल करने में कॉन्सेप्ट ही मायने रखता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को रखते हुए आप नोट्स बनाइए, उनमें कहीं ना कहीं नोट्स शॉर्ट कीजिए कि आपको, ताकि अन्य जब आपका एग्जाम रहे तो आप उसको देख पाओ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको नोट्स ही मायने रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और यहाँ पर जैसे कि हम प्रतिबद्ध हैं कि साथ में शिक्षक बनाकर ही आपको छोड़ेंगे, उसी तरह आप भी प्रतिबद्ध रहिए डेली कि आप डेली नए स्टूडेंटों को 200 का आप टारगेट लेकर चलिए, आज नहीं डेली, तो ठीक है। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट डे है टारगेट का, तो आप 200 आपको लेकर के ही आना है, ठीक है, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं, ठीक है, ठीक। क्योंकि मेहनत से अगर कोई काम कर रहा है तो सभी को लाभ प्राप्त मिलना चाहिए, है ना। चलिए, तो ठीक है, देखते हैं और क्या है आगे, ठीक है। तो आज का हमारा कंटेंट है जो समावेशी शिक्षा। क्या है समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या है समावेशी शिक्षा, हम जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, कौन सी क्षमता वाले, विशिष्ट क्षमता वाले, ठीक है। जैसे कौन कौन सी विशिष्ट क्षमता के अंतर्गत आते हैं देख लेते हैं हम। मंद बुद्धि बच्चा आता है, अंधे बालक आते हैं, बहरे बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालकों को भी ज्ञान प्रदान किया जाता है, किसके तहत, समावेशी शिक्षक के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा कैसे आई, थोड़ा ये जान लेते हैं। एनसीएफ के द्वारा, एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा लेके आया, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सभी को समान रूप से शिक्षा देना, चाहे वो कैसा हो, मंद बुद्धि का हो, चाहे वो अंधा वाला हो, चाहे वो बहरा वाला हो, चाहे प्रतिभाशाली वाला हो। किसी को ये नहीं शो करना है कि तुम विशेष हो, यहाँ पर सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। वही क्या किसके अंतर्गत आता है, ये सारी जो ये बातें हो रही हैं, ये किसके तहत हो रही हैं, ये समावेशी शिक्षा के तहत हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के तहत कौन कौन से बालक आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में, चाहे वो कोई भी टेट का एग्जाम हो, 5 नंबर से आने ही आने, 4 नहीं बिल्कुल 5, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ 5 ही आते हैं, ना तो कम ना ज्यादा, ठीक है। हर बार आते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उस दिन आपको दिखा दूंगी कितने समावेशी शिक्षा से आते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट किसी भी वीडियो को देखे, मेरा ही नहीं किसी का भी देखे, फिर उसके बाद वो क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। पर आप ये बिल्कुल गलत करते हैं, चाहे मेरा वीडियो देखिए चाहे किसी का भी देखिए। अगर आप पढ़ाई करने की मूड पे बैठे हो तो पर्टिकुलर एकाग्र लाओ अपने समय पर, अपने पढ़ाई पर, तो तभी आपको चीजें समझ में आए। क्योंकि पहले पन्ने में ही आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा, है ना। आपको पन्ने के आखिरी तक जाना पड़ता है, तभी आपको कहानी की सीख भी मिलती है। और किसी भी चीज कहीं भी आप देखोगे तो आखिरी में ही आपको समझ आए कि चल क्या रहा था, ठीक। तो आप अगर 2 मिनट 3 मिनट किसी भी वीडियो को देखे स्किप कर दिए तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है, आपका सिर्फ समय वेस्ट हो रहा है। मैं जानती हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सी क्लासेस चलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरी बस क्लासेस चलती हैं, बट आपको जो कॉन्सेप्ट दे रही है आप कॉन्सेप्ट को भी समझिए, है ना, कि महत्व क्या है, कहाँ पर क्या जरूरी है, ठीक। एमसीक्यू तो आप जानती हो सॉल्व आपको कहीं भी आपको मिल जाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट मिलना, क्योंकि पेड बैचेस पे ही कॉन्सेप्ट मिलते हैं, ठीक। और हम यहाँ आपको फ्री दे रहे हैं, तो आप इसका लाभ उठाइए और अपने साथ साथ सभी को शेयर कीजिए, ठीक।
चलिए, तो 200 का टारगेट है, अपना टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना समय समय पर शेयर करते रहिएगा, ठीक। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो देखते हैं कि शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं, कौन से शारीरिक रूप से, जैसे आपके किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, ठीक है, तो ये किसी की उंगली टूटी, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बैठ नहीं पा रहा है, ठीक, तो उसके लिए उस टाइप के बच्चों को भी किसमें रखा गया है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। उन्हें अलग से उनकी कोई क्लासेस नहीं है, उनको भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही पढ़ाया जाएगा और वही टीचर वही स्टूडेंट के साथ में बीच में, जैसे सामान्य बालक बैठता है वैसे ही यहाँ पर जो सामान्य बालक का बताया गया है वो बीच में सेंटर में इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो सामान्य बालक जिस स्कूल में जिस टीचर से पढ़ता है उसी तरह से बाकी फ्रेंड्स भी उसके पढ़ते हैं, चाहे वो शैक्षिक रूप से अक्षम हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, वो शारीरिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, है ना। किसी को अलग नहीं दिखाना कि आप ऐसे हो, ठीक, वहां पर किसी कमियां नहीं जतानी, आपको सामान्य रूप से, है ना, आपको सबके साथ पढ़ाई करना है। तो शारीरिक रूप से हमने देख लिया कि जो शारीरिक रूप से नहीं चल फिर पाते हैं उनको शारीरिक रूप से अक्षम बताया गया है। मानसिक रूप से अक्षम बालक का मतलब है यहाँ पर मेंटलिटी, मतलब कि अगर उनकी IQ लेवल किसी का 80 है, किसी का 90 है, मतलब कोई सामान्य है, कोई सामान्य से भी कम है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सृजनात्मक है, कोई प्रतिभाशाली से भी ज़्यादा है, तो उन सभी बच्चों को उनकी कोई भी अलग से क्लासेस नहीं होगी, वो भी किसके साथ पढ़ाई करेंगे, वो भी सामान्य बालक के साथ, ठीक। तो ये भी हमारा ये इंक्लूसिव समावेशन जो है, ये समावेशी शिक्षा वो भी हमको यही बताता है। फिर है हमारा सामाजिक रूप से अक्षम बालक। कौन सा सामाजिक रूप से, मतलब कि जो सामाजिक रूप से जो ज़्यादा सामाजिक नहीं है, ठीक है, मतलब कि अगर उनके पेरेंट्स ही अगर वो ज़्यादा समाज पे उठना बैठना उनका नहीं है, फिर उन बालकों को भी आप लाइए और उनको भी समावेशी शिक्षा के तहत सब समान रूप से शिक्षा प्रदान कीजिए, ठीक है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अगर आपके भाई मित्र ऐसे कुछ हैं फ्रेंड्स, तो आप उन्हें भी लेकर आइए और समावेशी शिक्षा समान रूप से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं शैक्षिक रूप से अक्षम। शैक्षिक रूप से अक्षम का क्या मतलब है यहाँ पर, मतलब कि जो पिछड़े वर्ग होते हैं, वंचित वर्ग, जो जिन्हें पूरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता या मिलता भी है तो उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें भी इस तहत जो कार्यक्रम चलाया गया है समावेशी शिक्षा, इसके तहत उनको जोड़ा जाए और उनको भी पढ़ाया जाए सामान्य बालकों की तरह, ठीक। क्योंकि ये सब क्यों किया गया, थोड़ा रीजन भी आप समझिए। क्योंकि किसी भी बच्चे को ये समझ में ना आए कि हमारे पास ये कमी है तो हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक। तो हर कोई शिक्षा लेना भी चाहता है, ठीक। तो आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, तो सबको लाभ भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आपके द्वारा भी शायद वो काम हो पाए, ठीक। हम तो कर ही रहे हैं, आप साथ साथ हमारे साथ आप भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुका है, बुद्धि लब्धि IQ जो मेंटल होता है, मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि, उनका शैक्षिक स्तर, कि उनका शैक्षिक स्तर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन सबको भी देख करके आपको दिखाना चाहिए। अगर वो बैकग्राउंड उनका पिछड़ा हुआ है तो उन्हें वो चीज़ दीजिए स्कूल में, ताकि उन्हें कमी का एहसास ना हो और वो भी खुशी खुशी शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, योग्यताओं का ध्यान में रखकर किया जाता है। जो समावेशी शिक्षा का निर्धारण किया गया है NCF के द्वारा, इन सबको देख करके किया है। कौन कौन से बुद्धि लब्धि को उनके देख कर, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि को IQ देख करके किया गया काम, उनका शैक्षिक स्तर, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी फैमिली मेंबर का बैकग्राउंड क्या, उनका क्या है, ठीक है, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमने यहाँ पर ये देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन MCQ करते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, MCQ करते हैं। जो यहाँ पर जितने भी MCQ हम लेकर आए हैं आज यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं CTET, UP TET, MP TET, रीट के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ठीक। चलिए, तो हम यहाँ पर कोशिश किए हैं कि आपको बाहर से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, दूसरा वीडियो देखने की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक। पहला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी जो होता है वो किससे संबंधित है, ठीक। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर। पहला है मॉडलिंग, फिर दूसरा क्या है, अनुकरण है, तीसरा क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन है, चौथा क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। अब थोड़ा चिंतन के बारे में भी देख लेते हैं कि अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन क्या होते हैं, ठीक। तो जो हमारे क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट एग्जाम में कि मुक्त अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न, कौन से, बंद और मुक्त, ये दो क्वेश्चन फेमस हैं, हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर के बनते हैं, और इस थिंकिंग से तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है, इसके अंतर्गत कौन से क्वेश्चन आते हैं, बंद, कौन से, बंद अंत वाले प्रश्न आते हैं। और जो अपसारी होता है, ये प्रतिभाशाली बालक में ज्यादा पाया जाता है, क्रिएटिविटी जो होता है, सृजनात्मकता जो होता है, ये भी किसमें, डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही बच्चा जो उसके अंदर कौन सी स्किल होता है, अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है उसके अंदर कौन सी स्किल डेवलपमेंट होगी, कौन सी थिंकिंग उसकी चलती होगी उसके दिमाग में, तो उसके दिमाग में डाइवर्जेंट थिंकिंग चलती होगी, ठीक। तो वो कौन से क्वेश्चन ज्यादा करना पसंद करेगा, वो मुक्त अंत वाले कैसे प्रश्न थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आपको क्या आ गया, आपको एग्जाम में क्या आ गया,
ऐसे लिखने के लिए आ गया। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, पर्टिकुलर किसी बुक से उतार कर तो ऐसे में आप याद नहीं करते, रट नहीं सकते, आपके कहीं ना कहीं विचार भी आप उसमें ऐसे में लिखित चाहे मानसिक जो भी आपके अंदर चलेगा वही चीज आप रिटर्न कर पाओगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुक्त अंत वाले प्रश्न से मतलब है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से मतलब है, मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को भी आप वहां पर लिख रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर किसी बुक से आप उतना चीजें तो उतार नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं आपके विचार भी उसमें लिखे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग यही है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि पूछ क्या रखा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो हमने देखा है कि सृजनात्मकता हो या प्रतिभाशाली बालक हो, वो सब किसके तहत आते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। और आपका जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर वहां पर क्या रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर सृजनात्मकता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका राइट ऑप्शन होगा अपसारी चिंतन, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे पीछे हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता का पहचान करता है, क्या करता है, अधिगम निर्योग्यता, ठीक है, तो की पहचान करता है, व्यवहार, कौन सा व्यवहार जो है अधिगम निर्योग्यता की पहचान कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हुए हैं, पहला ऑप्शन है, देखते हैं हम, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मतलब बच्चा जल्दी जल्दी अपना मूड बदल दे, विचारों को बदल दे, नहीं मैं पहले कहेगा कि नहीं मैं हिंदी पढ़ूंगा, फिर क्या बोले मैं मैथ्स पढ़ूंगा। ठीक है, तो क्या होती है, उसकी मेंटलिटी जल्दी जल्दी बदलने लगती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, 2 मिनट कोई वीडियो देखते हो, फिर स्किप कर देते हो, बस दूसरे का देखने लगते हो। ठीक है, तो ये क्या है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, कंटिन्यू कोई वीडियो हमने स्टार्ट किया तो आप उसे देखिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना समय है आपके पास उसे दीजिए, पर पूरा देखिए उसे। ठीक, क्योंकि अगर आपको लास्ट तक नहीं जाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चीज चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कि हमारा ऑप्शन क्या क्या है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, शब्दों का सही तरीके से समझा पाना, क्या, शब्दों को सही तरीके से ना समझा पाना तथा शब्दों का सही तरीके से ना लिख पाना। मतलब क्वेश्चन जो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो अधिगम निर्योग्यता का पहचान करना, क्या करना, अधिगम निर्योग्यता का, बच्चे की अधिगम में निर्योग्यता, ठीक, कि उसकी किस प्रकार से, जो ऑप्शन दिया किस प्रकार से पहचान कर पाओगे, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है उसकी जो वो पहचान करा रही है कि वो अधिगम में निर्योग्य बालक है। तो उसका क्या है, पहला ऑप्शन दिया है हुआ है कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, कि आप इस मनोभाव से उसको समझ पाओगे कि वो अधिगम में निर्योग वाला है, वो नहीं कर सकता ऐसा काम। ठीक, फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा, शब्दों का सही तरीके से ना समझा पाना तथा शब्दों का सही तरीके से ना लिख पाना। ये बालक के लिए है कि अगर वो शब्दों को सही तरीके से नहीं समझा पा रहा है, ये शब्दों को सही तरीके से लिख भी नहीं पा रहा है, तो क्या इससे आप उसकी पहचान करोगे कि वो निर्योग बालक है। चलिए देखते हैं क्या है। अब फिर तीसरा हमारा अपमानजनक व्यवहार। फिर ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ क्या कहता है कि फोर्थ है हमारा पहला और तीसरा, यानी मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना कि अपमानजनक व्यवहार, कौन से ऑप्शन होगा, तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा क्या कर रहा है, मनोभाव को जल्दी जल्दी बदल रहा है। आप पूछ के अधिगम निर्योग वाला पूछ रहा है, अगर वो मनोभाव को जल्दी जल्दी समझ पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। ठीक, पढ़ाई में या जो भी संबंधित, अगर वो जो भी चीज कर रहा है वो एक्टिविटी वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम है उसको। ठीक, इसीलिए वो काम कर रहा है, नहीं तो वो धैर्यता क्योंकि जीवन में बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं अगर धैर्यता से काम कर रहा है तो उसका मेंटल ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी कोई चीज को फास्टली करना चाहता है या अपमानजनक किसी से व्यवहार करता है, बड़े छोटों का कायदा नहीं रखता है, तो वो ये सब किसके निशानी है, ये सब है अधिगम निर्योग्यता, मतलब वो चीजों को नहीं समझ पा रहा अभी। ठीक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी थोड़ा हेरफेर हो गया क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये कक्षा 5 के न्यून दृष्टिकोण वाले बच्चों को, ये कक्षा 5 का बच्चा है जो क्या है, न्यून दृष्टिकोण, मतलब दृष्टिकोण देख सकता है बट वो ज्यादा नहीं देख सकता, न्यून दृष्टिकोण है उसका। ठीक, तो वाले बच्चे को आप किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, पहला ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। अगर कोई न्यून दृष्टिकोण वाला बच्चा है, कक्षा 5 का बच्चा, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे, क्लास में आप किस तरह हैंडल करोगे उसको। ठीक, पहला ऑप्शन निम्न स्तर के कार्य करने माफ करना उचित है। अगर कोई कार्य वो गलत कर देता है, वो निम्न स्तर का छोटा काम कर देता है, तो क्या उसको हर चीज पे माफ करते जाओगे। चलिए देखते हैं आंसर क्या हमारे यहाँ पर, इसके होगा, इसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करना चाहिए। नहीं, बच्चों को आप आत्मनिर्भर बनाना सिखाइए। ठीक है, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो अब बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाना, खुद पर हर काम करें वो। ठीक है, आप उतनी हेल्प करो जितना जरूरत हो। ठीक, नहीं तो वो सारा काम आप पर लाते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कक्षा में विशेष
विशेष यहाँ पर रॉन्ग है, ये नहीं, मात्रा नहीं होगी। विशेष बर्ताव करना चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। क्या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए? ऐसे बालक के साथ विशेष बर्ताव, क्योंकि बाकी बालक तो फिर अपने आप में क्या अलग समझने लगेंगे। ठीक है, और चल क्या रही है हमारी समावेशी कक्षा चल रही है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारे यहाँ पर, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए अगर वो न्यून दृष्टिकोण वाला है? तो हम देखते हैं राइट ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसा कि आप सब भी वैसे भी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा थोड़ा ये जान लेते हैं। ठीक, क्योंकि कक्षा में विशेष की बात हो रही। ठीक है, तो आप किसी भी बच्चे को विशेष नहीं देना यहाँ पर, चाहे वो न्यून बालक हो, ठीक है, चाहे न्यून दृष्टिकोण वाला, चाहे बाधित बालक हो, चाहे वंचित बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे सृजनात्मक, किसी को विशेष वर्ड अगर आपके ऑप्शन में है, आप तुरंत उसे क्या करोगे, रॉन्ग करोगे। क्या करोगे, रॉन्ग करोगे। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, विशेष है, केवल है, तो फिर इन सब पर डिस्कस करेंगे, हम क्लासेस रखेंगे तो फिर समझ लेंगे आसानी से। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या बताया, विशेष, तो विशेष हमको ये रॉन्ग कर देता है, विशेष के कारण हमारी आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग है। उसके दैनिक कार्य में माता पिता मित्रों को सहायता करना, नहीं, हर चीज पे वो सहायता लेगा तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा वो। ठीक है, हर जगह उसको सहायता नहीं देना है। निम्न स्तर कार्य करने के लिए अगर वो कोई गलत काम कर देता है छोटा मोटा, तो क्या उसको माफ कर देंगे हर बार? नहीं, हर बार उसको माफ नहीं करना, वो गलतियों को आदत बना लेगा। ठीक, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं, किस तरह से उसको पढ़ाओगे? अगर वो इस तरह का बच्चा है, ठीक है, तो नहीं देख पा रहा है ढंग से, तो क्या करोगे उसके लिए, क्लास में कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करो। क्या करोगे, सामान्य रूप से, सभी के जैसे सबको बर्ताव करेगा वैसे उसको भी करोगे। और उसके लिए अगर वो न्यून दृष्टिकोण है, वो नहीं देख पा रहा है अच्छे से, ठीक, तो क्या करो उसके लिए ऑडियो सीडी के जरिए वो आवाज तो सुन ही सकता है। ठीक, तो उसके सहायता से आप उसको पढ़ा सकते हो। ठीक, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा एमपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस वातावरण सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? कहाँ के बालक हैं? प्राथमिक बालक। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर कई टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन, नहीं तो बनते हुए क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा और फिर आके घर पे बोलोगे कि नहीं हमने ऐसा, हमारा ऐसा इतने नंबर आ गए। ठीक, तो आप परेशान हो जाते हो बाद में। ठीक, इसलिए पहले ही आप ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से, किस वातावरण में, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं किस वातावरण सबसे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है। ठीक है, और यहाँ पर और होगा, और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। आदेश तो शिक्षक दे ही नहीं सकता क्लास में, ये आपका रॉन्ग, डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आदेश नहीं देना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है। यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक सारे अधिगम में शिक्षक ही आगे नहीं होता। केंद्र पर हमको किसको रखना है, हमको बालक को, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। वर्तमान कैसी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो आपको किसको रखकर ध्यान में पढ़ाना पड़ेगा क्लास में, बालकों को रखिए, क्योंकि बालकों की मेंटेलिटी कैसी है, उनका फीडबैक देखिए। ठीक है, उनका आईक्यू लेवल देखिए, उनका पिछला पूर्व ज्ञान देखिए, फिर उसके हिसाब से आप क्लास में जो भी आप क्लास में डिस्कस कर रहे हो तो आप डिस्कस कीजिए, ना कि अपना लेवल वहां पर ले जाकर नहीं रखना है, ना कि अपना जो भी ज्ञान है उन पर थोप दो। ठीक है, उन्हें आए ना आए ऐसा कुछ नहीं। अगर आप देख लिए हो कि फीडबैक उनका क्या है, किस स्तर से आए हुए हैं, वो क्या क्या जानते हैं, पूर्व ज्ञान उनका आंक लीजिए, इसके बाद अपना कंटेंट वहां पर स्थापित कीजिए। ठीक, चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर सारे शिक्षा में अधिगम में शिक्षक आगे रहता है। ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, क्योंकि विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा की जा रही है यहाँ पर, जबकि अब वर्तमान में कैसी शिक्षा चल रही है, विद्यार्थियों को सक्रिय रखना, उनको निष्क्रिय नहीं रखना। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता ऊपर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, सिर्फ मूल रूप से पढ़ने लिखने पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। सिर्फ गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही थोड़ी, उसमें तो और सारे भी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर पर्टिकुलर गणित बस की बात की गई है, तो आप पर्टिकुलर एक आंसर यहाँ पर हो रहा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि बालक अगर जब तक ये नहीं जाए कि क्लास में मेरा भी स्थान है, मुझे भी सर जानते हैं मुझे, क्योंकि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, हर बच्चे की ओर ध्यान दो, क्योंकि वहां पर किसी को विशेष नहीं, हर बच्चे की ओर ध्यान दो। बच्चे को लगे कि सर अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, उनका जवाब दीजिए, नहीं आ रहा नेक्स्ट दीजिए, लेकिन दीजिए, क्योंकि उन्हें लगे कि हमें भी महत्वपूर्ण क्लास में माना जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है,
यहाँ पर देखते हैं, अपना टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा, 200 आपको लेकर आना है, ठीक है। और आप अपने आंसर भी करते रहिए और लिखते रहिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं आंकिए, क्योंकि आपके 5 नंबर से यहाँ आने ही आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और सभी आए हुए ये क्वेश्चन है, ठीक। तो आप आंसर करते रहिए कि क्या है आपका राइट, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और आंसर भी कीजिए आप, ठीक। चलिए तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 5 क्या कहता है कि वाक्यवादित, ये वाकवादित है, ये क्या है, वाकवादित है, ठीक। जो बोल नहीं पाता बच्चे को किस प्रकार से प्रदर्शित करो, क्लास में कैसे प्रदर्शित करोगे। ऑप्शन नंबर 4 कहता है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, कि जो बच्चा बोल नहीं पाता उसके जो उसका स्किल है कैसे प्रदर्शित करेगा, वो कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने प्रोत्साहित करके, या सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। उसको बोलने के लिए क्या करोगे, क्या उसकी सही ध्वनि के लिए उच्चारण के लिए सहायता करोगे, कि कक्षा में अपने वो विचार प्रस्तुत करके उसके लिए प्रोत्साहित करोगे आप, ठीक है। कि ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, उनकी जो गलतियां हैं उनको आप सुन लोगे, क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या करें, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर, क्या जो वो नहीं बोल पाते उनको क्या करोगे, विशेषज्ञ के पास भेज करके क्या करोगे, पढ़ाना तो आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो। क्यों हो जाएगा, थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि जब ये आप प्रोत्साहित कर रहे हो बच्चे को, आपको ज़्यादा सहायता नहीं करना, बट आपको प्रोत्साहित जरूर करना है क्लास में, क्योंकि अगर आप प्रोत्साहित करोगे तो बच्चा अपने लगे कि नहीं सर भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें ऐसा काम करना चाहिए। अगर आप बच्चे को कह रहे हो, अगर बच्चा 10 क्वेश्चन अटेंड कर रहा है, 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, अगर 10 उससे आ रहा है तो आप उससे और भी बोलोगे तुम और भी कर सकते हो, उसे प्रोत्साहित दो तो वो और भी अच्छा कर सकेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कक्षा में उसके विचारों को और भी प्रोत्साहित, अगर वो थोड़ा एक लाइन बता पा रहा आंसर तो उसे बोलो कि तुम कर सकते हो, तुम बोल सकते हो, और बताओ और क्या होगा, ठीक। इस टाइप की आप उससे क्या करोगे, जनरलाइजेशन करवाओगे तो वो समझ आ जाएगा उसको, ठीक। तो और भी स्पष्ट अपनी बातों को वो बोल पाए, क्योंकि है क्या यहाँ पर जो बच्चा है वो कैसा है, वाकवादित है, वाकवादित यानी ज्यादा अच्छे से वो बोल नहीं पाता है, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ वाकवादित हो चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर आप उस प्रोत्साहन दे रहे हैं तो और भी अच्छे तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, क्या करने लगता है, बोर हो जाता है, तो वह किस बात का संकेत दे रहा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो आप देखिएगा कि जब बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पे ऊबने लगा, तो इसका क्या मतलब हो रहा है वहां पर। चलिए देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, अगर वो ऐसा ऊब रहा है तो क्या करो, उसको डांट पिटाई करके उसको अनुशासित, नहीं गलत बात को तुम कर रहे हो उसको अनुशासन सिखाओगे। कि अब संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तो वो जो यहाँ पूछ क्या रहा है कि संकेत किस बात का है, जब बच्चा इस कार्य से ऊब रहा है तो वह किस बात का संकेत है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो किस बात के संकेत है। तो देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर, क्या बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है यहाँ पर, क्या संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, क्यों बोर हो रहा है, वो रीजन क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है क्या यांत्रिक रूप से बार बार कार्य हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे में सीखने की योग्यता है तभी वो सीख रहा है, क्योंकि बार बार तो कर रहा है वो बच्चा ना, कार्य करने के बाद ही तो उबने लगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाए, क्योंकि अब सीखने की योग्यता नहीं, यहाँ पर तो कर रहा है वो कार्य तभी वो उब रहा है, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, क्यों नहीं है बुद्धिमान, कर रहा है वो कार्य तो बुद्धिमान क्यों नहीं है, ठीक है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ये आपका किस बात का संकेत है, क्वेश्चन में पूछ रखा है किस बात का संकेत है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये संकेत क्या है, क्योंकि वो कार्य जो है वो बार बार कर रहा है, आप करवा रहे हो, इसीलिए वो बोर हो रहा है उस चीज को, ठीक है। अपनी शिक्षण शैली बदलिए तो शायद वो आप पर जो आप करवा रहे हो और भी खुश होकर करेगा, ठीक है। चीजों को बदलते रहिए, अगर आपकी शिक्षण शैली समझ में नहीं आ रही बच्चे को तो आप और भी दूसरा तरीका अपनाइए, ठीक है। बच्चे की, ताकि बच्चे को ही तो पढ़ना है, ठीक है। जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है वो क्या है, बालक को केंद्र रख करके है, ठीक है। उसको जिस तरीके से समझ आता है उस तरीके से उसको समझाइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है। जो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है, अधिगम से संबंधित ये है, ठीक है। जो ये प्रॉब्लम है अधिगम से संबंधित है, तो उसके लिए विद्यार्थी की समस्याओं को सबसे अच्छा उपचार क्या है। अगर अधिगम संबंधी कोई प्रॉब्लम है विद्यार्थी में तो उस समस्या का निदान करने के लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है। जो ऑप्शन दिए गए हम देखते हैं क्या ऑप्शन है, क्या कठिन परिश्रम का सुझाव देगा कि तुम बहुत कठिन परिश्रम करो,
ठीक है, बहुत पढ़ाई करो, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो, तो क्या अधिगम की समस्याओं के इससे उपचार है ये कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो तो तुम टॉप कर लोगे, कि पुस्तकालय में निरीक्षित अध्ययन की उसको लाइब्रेरी भेज दोगे, तुम दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ाई करो। क्या निजी शिक्षण का सुझाव कि नहीं तुम स्कूल मत आओ, तुम ऐसा करो, तुम घर पर ही अकेले पढ़ो, क्या उसको क्या करोगे? इनमें से तीनों ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर उपचार की बात की गई है। एक निदानात्मक परीक्षण है और उपचारात्मक परीक्षण, हम पढ़ाई करेंगे इसके बारे में भी ध्यान देंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। किससे? निदानात्मक। दो वर्ड है, निदानात्मक और एक है उपचारात्मक। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो जो हमारा निदानात्मक है, तो इसमें क्या किया जाता है? बच्चे का क्या, अगर बच्चा समझ नहीं रहा चीज़ों को, ठीक, क्लास में नहीं आ रहा है बच्चों को, तो क्या करोगे? अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या स्कूल नहीं आ रहा है, या अपने कुछ भी अपना होमवर्क नहीं कर रहा, तो क्या करोगे उसके लिए? आप उसके लिए निदानात्मक करो। निदानात्मक में क्या किया जाता है? समस्याओं को देखा जाता है, समस्याओं को जांचा जाता है। तो उसके लिए उपचार के लिए क्या है? तो उपचार के लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक। ठीक, और उसको समझ किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रही तो वो क्या करेगा? तो यहाँ पर उस चीज को आप क्या कीजिए, उसके समस्याओं के कारणों को पता लगाने की कोशिश कीजिए, क्यों कर रहा है वो अधिगम से, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों कर रहा है, जानने की इसको कोशिश कीजिए। तो किसके तहत आएगा? निदानात्मक। और जो उपचारात्मक होता है वो क्या? निदानात्मक तो आपने कमियां ढूंढ ली, उसकी क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा बच्चा रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद आप उसका उपचारात्मक। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले आप डॉक्टर क्या करता है? आपको चेक करता है, इसके बाद क्या दवाई देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि निदानात्मक के पहले से क्या करेंगे? कम समस्याओं को, कारणों को ढूंढेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर? कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे हैं, कौन सी क्लास के हैं? फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं, तो वो किस तरह से सीखते हैं? जरा हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीख लेते हैं। क्या वो मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, कि पढ़कर सीख लेते हैं वो, कि लिखकर शीघ्र सीखते हैं? किस प्रकार से वो जल्दी सीखते हैं? ठीक है, तो देखते हैं कि अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। किससे सीखते हैं वो? क्या जो चीज है ही नहीं उनके सामने अमूर्त, क्या अमूर्त? वो तो अभी क्लास फर्स्ट और सेकंड के हैं। क्लास देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, यहीं पर अगर 8, 9 का होता तो अमूर्त चीज़ों को सीख सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या ऑप्शन रॉन्ग हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा है, और जो चीज़ अमूर्त का मतलब जो चीज़ नहीं है, निराकार है। ठीक है, तो यहाँ पर है ही नहीं जो चीज़, तो वो कैसे देख पाएगा? यहाँ पर मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मूर्त अनुभव से आप क्या करोगे? उसको जिस क्लास के बारे में, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आप उसी चीज़ के क्या ले आओ? आप डायग्राम ले आओ, उसकी क्या ले, आकृतियां ले आओ, तो वो चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो अगर उसके सामने मूर्त अनुभवों को लेके आओगे, मूर्त वस्तुओं को लेकर आओगे और बताओगे कि ऐसा ऐसा होता है, जैसे हमें अबेकस के बारे में मैथ्स में पढ़ लिया पेडागोगी में, तो अबेकस के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया है उसमें, तो अबेकस में क्या होता है? मोतियों की माला रहती है। ठीक, तो मोतियों की माला में क्या कर, अब मोतियों की माला रख दी है उनके पास 1 2 3, फिर आप काउंटिंग करवाए इसमें कि चलो काउंट करो, तो ये क्या करेगा? वो बोलेगा 1 2 3, और वो मजे तरीके से कर भी लेगा इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सी, क्योंकि पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर सीख सकते हैं, वही बात है, पढ़ना लिखना वही बात है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप शेयर कीजिए, ठीक है, और अपना आप ऑप्शन भी देखते रहिए कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है, अपने नंबर भी आंकते रहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक है? कौन सा बालक है ये? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न से कौन सा बालक आता है? इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन सा आता है? ठीक, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या हमारा। क्या पिछड़ा बालक आता है विशिष्ट बालक के अंतर्गत? क्या प्रतिभाशाली आता है? कि मंद बुद्धि बालक आता है? कि इनमें से सभी आता है? कौन सा बालक जो ऐसा होता है कि जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है? ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, तो कौन सा? इनमें से आपके सभी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने समावेशी शिक्षा पढ़ रखा है कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत सभी आते हैं, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे मंद बुद्धि बालक हो, चाहे वो जिस प्रकार का हो। ठीक, तो ये तीनों आपके उसी में आते हैं, समावेशी शिक्षा में, और विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती। पिछड़े बालक किस टाइप के बच्चे होते हैं? ठीक है, पिछड़े बालक किस टाइप के बच्चे होते हैं? तो देख लेते हैं कि पिछड़े बालक किनको कहते हैं। जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, या जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, या उपयुक्त सभी।
कौन से पिछड़े वाला के अंतर्गत आएंगे? हमने जैसे देखा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, इन सबको हमने देखना है। तो यहाँ पर क्या बताया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो हमने देखा है मानसिक रूप से अक्षम बालक, वही पिछड़े वाला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जिनकी सीखने की गति धीमी हो वो भी आते हैं। बुद्धि लब्धि 80 के 90 के बीच हो वो भी आते हैं। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं, ठीक, और उनकी क्या क्वालिटी होती है ये भी हम जान लेते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ठीक है, तो ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं कि अपनी आवश्यकता, यहाँ पर अपनी है, ये टाइपिंग एरर हो गई है, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते वो, कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी की यहाँ पर क्वालिटी पूछी गई है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, इनमें से ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से क्या उनकी क्वालिटी होती है। क्या वो स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, कि स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं, और उनके विचारों में मौलिकता है, क्योंकि उनके विचारों में मौलिकता है, ठीक है। वो बंद अंत वाले प्रश्न नहीं कर पाएंगे, वो मुक्त अंत वाले, मतलब अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिएटिव होते हैं, वो एक लाइन को 4 लाइन बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो उनके विचारों में क्या होती है? मौलिकता होती है, प्रवाहता होती है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी और पर निर्भर नहीं होते, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को व्यक्तिगत करना पसंद करते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंतर्मुखी तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो तो स्वार्थी हो गया। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो तो सबकी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अपने बस में नहीं करता, वो सबकी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्मुखी भी रॉन्ग हो जाएगा। और दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाता, वो बिल्कुल कह पाता है वो, ठीक, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षकों स्वतंत्र होते हैं, क्या वो टीचर से नहीं पढ़ता? वो स्वतंत्र थोड़ी ना हो जाएगा, वो भी चाहे कितना भी सृजनात्मक प्रतिभाशाली हो, चाहे सृजनात्मक हो, टीचर से तो पढ़ेगा ही, ठीक। तो ये अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? कौन से बालक को? विशेष आवश्यकता वाले बालक को, जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, उन बच्चों के व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में किसका अनुसरण इनमें से ऑप्शन में किया जाना चाहिए? उन्हें किस तरह से डील करना चाहिए, ठीक। क्या उन्हें समावेशी शिक्षा का या नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है? कि उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है? जो किस टाइप के बालक होते हैं? जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, ठीक है। तो उनका जो दार्शनिक है कुछ, तो वो किस प्रकार के, ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, किस प्रकार से ऑप्शन में वो अनुसरण करते हैं दार्शनिक हमारे, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में अपने कि उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्या उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्या उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है? क्या उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए? उन्हें केवल व्यावसायिक शिक्षक या व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वहां पर उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? शिक्षा की आवश्यकता सभी को होती, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। उन्हें पृथक करके, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किसी को पृथक नहीं कर सकते, सबको साथ में लेकर चलेंगे, ठीक। क्योंकि समावेशी शिक्षा का अंतर यही है, इसका आशय जो है यही है कि सबको साथ लेकर चलो, तो उन्हें पृथक हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये भी आपका पृथकीकरण आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। उन्हें केवल वर्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि केवल वर्ड जहां पर आएगा वो आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। केवल वर्ड यहाँ पर यूज हमको नहीं करना है। एग्जाम में केवल वर्ड आए, मात्र वर्ड आए, ठीक है, ही वर्ड आए, ठीक है, तो इनमें सब क्या हो जाएंगे? ये नेगेटिव वर्ड है, तो आपको यूज नहीं करना। केवल से आपका रॉन्ग हो जाएगा। पृथक से भी पृथक नहीं करना। किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ये भी रॉन्ग है। क्यों नहीं होती? उनको तो आवश्यकता होती है। क्या वो पढ़ाई करना छोड़ देंगे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। जो वंचित, कुछ बच्चे कैसे होते हैं? वंचित पृष्ठभूमि से, ठीक है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े रहते हैं। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर वंचित वर्ग का कोई बालक आता है आपकी क्लास में, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? उसको किस टाइप को शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, उनके बारे में अधिक, यहाँ पर उनके हो जाएगा, ठीक,
उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये ऑप्शन होगा। अगर वंचित पृष्ठभूमि से आया है बच्चा तो शिक्षा प्रदान करने की आप ये ऑप्शन चुनोगे, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाओगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करोगे। कि ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाओगे। क्या करोगे? क्या उन्हें कक्षा में अलग बिठा दोगे? जो वंचित वर्ग से बालक आएगा तो क्या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत तो ऐसा कुछ है नहीं, उनको साथ में लेकर चलना, तो उन्हें तो अलग से कोई चीज़ है ही नहीं इसमें, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। उन्हें बहुत से लिखित कार्य दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि सारे दंड दे दो, नहीं तुम इतने सारा होमवर्क करो घंटे 2 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्हें ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। उन पर ध्यान ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि वो दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं करते, ये गलत बात है। अगर वो नहीं कर रहे हैं अंतःक्रिया, क्योंकि वो कहाँ से हैं? वो वंचित वर्ग से हैं, तो आप उन्हें समाज में लेके आओ, बराबरी का उन्हें दिलाओ सब चीज़, ठीक। उन्हें बराबरी का वातावरण दो ताकि वो भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएं, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? आप क्या कीजिएगा, अगर वंचित वर्ग से कोई आपकी क्लास में बच्चा है, ठीक, आया है, उसके बारे में सबसे पहले क्या करो, अधिक से उसकी जानकारी जो जुटाने के, कहाँ से आया है बच्चा, इसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, ठीक है, भाई बहन क्या कर, कितने भाई है, कितनी बहन है, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सबकी जानकारी आप कलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, जब भी आप क्लास में कुछ पढ़ाते हो, ठीक है, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बच्चे को भी शामिल करो, उससे ही पूछोगे कि तुम्हारी क्या राय है, तो वो क्या मानेगा अपने आप में, उसको लगेगा कि नहीं सर भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं, उसे खुशी होगी और वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो तो प्रिपेयर करके पहले से है कि नहीं सर हमसे भी पूछेंगे, पूछ सकते हैं हमसे, तो हम ये चीज़ को तैयार करके जाएं, तो मन ही मन क्या प्रोत्साहित होने लगेगा और चीज़ों को और भी अच्छे से समझने लगेगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति उपयुक्त है। अधिगम नियोग्यता, कौन सा? अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करोगे कि उन्होंने क्या सीखा है, उसके लिए आप कौन सी पद्धति इनमें से लागू करोगे। अगर कोई बच्चा है उसका क्या करोगे आप, अधिगम नियोग्यता वाला बच्चा है, ठीक है, तो उसकी प्रगति का आपको जानना है, तो इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से कौन सी पद्धति आप उस पर लागू करोगे। तो पहला है क्या, व्यक्ति केस अध्ययन, उसकी पूरी हिस्ट्री पता करोगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, क्या व्यक्ति केस अध्ययन, क्या किसी व्यक्ति की आप हिस्ट्री पूरा पता लगाओगे, उस व्यक्ति का जो आप बच्चा आया है क्लास में तो उसको क्या उसकी हिस्ट्री पता करो। क्या घटना व्रत अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड देखोगे उसका, कि संरक्षित व्यवहार पलंग अवलोकन देखोगे उसका, कि ऑप्शन नंबर डी है जो व्यवहार रेटिंग स्केल। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई? ऑब्जर्वेशन की। यहाँ पर जो घटना व्रत अभिलेख, आपने उसका रिकॉर्ड देख भी लिया, वो क्योंकि बच्चे जो हर दिन अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो आप पूरे उसकी जो पुरानी केसेस हैं, जो भी उसकी बातें हैं, उसकी एक्टिविटी हैं, तो उससे आप निर्धारित नहीं कर सकते कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, है ना। थोड़ा बहुत हम लेते हैं लेकिन हम पूरा ही उसको लेकर के उसको निर्धारित नहीं करते, ठीक। सिर्फ देखते हैं को पिछला वो क्या क्या किया है, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट उसके लिए स्टेप उठाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आपको आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं, ठीक है। अपने नंबर काउंट करके भी मैसेज करें, इसमें कमेंट करें, ठीक। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। जय हिंद, जय भारत।